हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स विद प्रदीप सर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छा समय दे रहे होंगे और आज दिवाली का त्यौहार आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के अपने ट्यूटोरियल में जो भी हमारे डेली न्यूज़पेपर आते हैं और न्यूज़पेपर से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और सारे न्यूज़पेपर, पीआईबी, पीआरएस, जनसत्ता, इन सारे चीज़ों को कवर करते हुए जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज होते हैं, इन सारे न्यूज पे हम थोड़ा सा एक आर्टिकल को उठाते हुए सारी उससे उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना ये जो है आज का क्लास। और इस क्लास में देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण आज के आर्टिकल हैं। तो जो हमारा पहला आर्टिकल है फ्रेंड, वो यूएपीए को लेके है। तो पीएम मोदी जी के द्वारा कहा गया, यूएपीए गेव एन इम्प्यूट्स टू फाइट अगेंस्ट टेरर। तो देखिए क्या है कि यूएपीए के बारे में सबसे पहले जान लिए। तो आपसे कहीं ये नहीं पूछा जाएगा कि मोदी जी ने क्या कहा है। अब यहाँ से पूछा क्या जाएगा, वो पूछा जाएगा यूएपीए के बारे में। तो यूएपीए क्या है हमारा? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इस्टेब्लिश कब किया गया ये भी जान लीजिए, 1967 में। तो ध्यान रखेंगे। और क्या इसके पहले कोई जो है टेरर से लड़ने के लिए कोई ऐसा जो है एक्ट लाया गया था कि नहीं लाया गया था? तो टाडा लाया गया था और पोटा लाया गया था। और क्या फ्रेंड्स इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं कभी कि नहीं किए गए हैं? तो किए गए हैं, 2004 में किए गए हैं, 2008 में किए गए हैं और 2019 में किया गया है। तो जो 2019 का अमेंडमेंट हुआ, जो इसके पहले था कि कोई भी जो टेररिस्ट का ग्रुप होता था, जैसे कि लश्कर तैयबा, इस तरीके से, तो कोई जो ग्रुप होता था पार्टिकुलर, उसी ग्रुप को बैन किया जाता था या उसी ग्रुप की जो है फंडिंग जब्त की जाती थी, या फिर जो भी है तो ग्रुप के लिए था पार्टिकुलर। बट जो 2019 में कहा गया कि किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। और 2019 के अमेंडमेंट के बाद से ये काफ़ी एक्टिव हुआ और वर्क होने लगा। और अगर बात करें एनसीआरबी के रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार यूएपीए के अंडर 4,231 केस दर्ज किए गए। बट समस्या कहाँ पे आई? कन्विक्शन में। कन्विक्शन ओनली 112 लोगों का हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इसके जो फ्लॉज हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं। और यहाँ से आपके दिमाग में बन सकता है क्या यूएपीए का मिसयूज हो रहा है? टेररिस्ट एक्ट का कोई कंक्रीट डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। और प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर टेररिस्ट है या नहीं। अब देखिए, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की बात की जा सकी तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट के तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ज़रूरी तो नहीं कि कोई भी जो है व्यक्ति वो अगर टेरर को प्रमोट करना चाहता है, अगर अगर टेरर को अंजाम देना चाहता है, उसके लिए उसके पास कोई ग्रुप ही हो। और इसके जो निगेटिव इम्पैक्ट हैं वो ये हो सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इसके थ्रू जो है काफ़ी समय तक बंद रह सकता है जेल में। प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी होती है डिनायल ऑफ बेल। इसमें एक्यूज को जल्दी बेल नहीं मिलता, इसमें बेल पर बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरी समस्या क्या होती है कि जो पेंडिंग केसेस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति इसके अंडर में एक्यूज है और उसने क्राइम नहीं भी करा है, तो उस केस को सॉल्व होते होते 6 साल 7 साल, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ पेंडिंग केसेस ज़्यादा हैं तो उन्हें टाइम लग जाता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। और जो हमारा अगला आर्टिकल है फ्रेंड्स, उसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला आर्टिकल है डेथ पेनल्टी और क्रिमिनल जस्टिस को लेके है, ह्यूमनाइजिंग पे। तो आप समझिए, क्या कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड सही है? देखिए, कोई भी चीज़ सही खराब, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, कुछ चीज़ें ग्रे भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अगर देखा जाए तो कैपिटल पनिशमेंट एक रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस के लिए कैपिटल पनिशमेंट जरूरी है। जैसे बच्चन सिंह केस था, इस तरीके से बहुत से ऐसे केस हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर देखा जाए कि किसी भी टेरर को, किसी भी इस तरीके के एक्यूज को अगर हम कह रहे हैं कि मृत्युदंड देने की बात हो रही है, तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जिस तरीके से अगर कोई मास मर्डर हो गया, मान लीजिए किसी रेपिस्ट है कोई जो है 8 ईयर्स 7 ईयर्स ओल्ड बच्चे या बच्ची का, तो आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये समस्या की बात है। और आगे बढ़ते हैं, अगर कोई मैसाकेयर किसी के द्वारा किया गया या हैबिचुअल क्रिमिनल है, तो उसके लिए डेथ पेनल्टी तो आवश्यक हो ही जाती है। उस व्यक्ति के लिए डेथ पेनल्टी आवश्यक है ही है। उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं मृत्युदंड देना आवश्यक है। और अगर बात करते हैं इसके निगेटिव एस्पेक्ट की, तो कहीं कहीं होता है कि हम सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को चेक नहीं कर पाते हैं। तो वो भी ज़रूरी है कि हम सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को चेक करें और फेयर ट्रायल को भी इम्पोर्टेंस दी जाए।
चूँकि इसमें क्या है ना कि और साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन भी होना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो डेथ पेनल्टी को देखते हुए, मतलब इन सारी चीज़ों को देखते हुए पेनल्टी दी जाए या ना दी जाए, मतलब दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड सही है या गलत, देखिए सही या गलत तो है ही नहीं। मतलब वो व्यक्ति के कंडीशन पे, जो उसके सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है और उसका जो साइकोलॉजिकल उस टाइम का अगर इवोल्यूशन हुआ, तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि उसकी कंडीशन कैसी है, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मृत्युदंड इसके लिए सही है इस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए और इसके लिए सही नहीं है। आशा है आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो COP27 को लेके है। और सबसे पहले तो जान लेंगे कि ये कहाँ पे हो रहा है। ये इजिप्ट में हो रहा है और इसके पहले का COP26 जो ग्लासगो में हुआ था और COP21 पेरिस में हुआ था 2015 में। तो ये COP क्या है जो हम COP बोल रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो फ्रेंड्स, UNFCCC जनरेट हुआ था रियो अर्थ समिट जब हुआ था। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ रही थी, सबसे बड़ी बात तो हमें ये समझने की चीज़ है। तो जो है क्लाइमेट के चेंज को देखते हुए हमारे अर्थ पे सरवाइव करने की जो है संभावनाओं को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इस पे वर्क करने के लिए ये कॉप जो है हमारे सम्मेलन हुआ करते हैं। और इसके बेनिफिट क्या होते हैं, देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने पहले इमिशन कर लिया हुआ है कहीं ना कहीं। उनके जो है अगर देखा जाए तो वो डेवलप्ड इसीलिए हैं कि उनके जो भी डेवलपिंग चीज़ें हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका इमिशन लगातार जारी है। तो लगातार डेवलप्ड कंट्री के द्वारा कहा जाता है कि आप इमिशन को कम करिए। अगर इमिशन को कम करेंगे तो हमारी ग्रोथ कहीं ना कहीं जो है कम हो जाएगी। तो सारी चीज़ों को देखा जाए तो एक सस्टेनेबल वे में रखना ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों को लेते हुए बात होती है कि क्लाइमेट चेंज पर जो रिच कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं फंडिंग नहीं करना चाहती हैं। वो चाहते हैं कि फंडिंग हम ना करें और हमारे द्वारा ना किया जाए। और इसी चीज़ों के अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फॉसिल फ्यूल को कम बर्न किया जाए, रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसकी तरफ मूव करने की बात करें, जैसे सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, विंड एनर्जी है। और डिफॉरेस्टेशन जो है अपना हम बढ़ा सकें। व्हीकल है तो व्हीकल में हम एथनॉल ब्लेंडिंग की तरफ मूव कर सकें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और देखा जाए तो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसी के थ्रू जो है ये हमारा कॉप, जो हमारा ये सारे के सारे समिट होते हैं, इन सभी स्टार्ट हुए। और ये साइन किया गया था 1992 में और फोर्स में आया 1994 में। तो UNFCCC जो है एक तरीके से यही एक बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए सोचती है और समझती है। तो देखिए दो जो है एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं और एक क्राइटेरिया है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं उनके सारे सोर्स जो भी अभी यूज नहीं हो पाए हैं उनका यूज करना ज़रूरी है और यूज करेंगे तो इमिशन होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सोचने को पड़ी हुई हैं कि अभी देखिए जैसे अगर यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा था तो सारी की सारी यूरोपियन, क्या जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो क्या यूक्रेन अकेले उस वॉर के लिए खड़ा है? आपको लगता है कि यूक्रेन अकेले खड़ा है? यूक्रेन के वॉर के लिए पूरी यूरोपियन कंट्रीज लगी हुई हैं उनके साथ, उनके हेल्प के लिए। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो है अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट पे फंडिंग करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि डेवलप्ड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अगर फंडिंग करती हैं तो हम फंडिंग करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके की जो है पॉलिटिक्स यहाँ पे चल सकती है। तो सारी समस्याओं को देखते हुए हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ों को बैलेंस वे में लेके चलें और हम नेट एमिशन की तरफ जो हमें जीरो करना है उसके बारे में हम सोच सकें और समझ सकें जितनी जल्दी हो सके। 2070 तक हमें सस्टेनेबल गोल के अकॉर्डिंग हमें नेट एमिशन जीरो अपना करना है। तो इन सारी चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं और अपने सारे गोल की तरफ पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगला जो आर्टिकल है हमारा वो आजम खान को लेके है। आजम खान डिसक्वालीफाइड फ्रॉम यूपी असेंबली आफ्टर कन्विक्शन। देखिए बात 2019 की है, 2019 की। इनके द्वारा इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेट स्पीच दी गई तो इसके बाद कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई तो इन्हें 3 साल का जेल हो गया है।
ठीक है। और 3 साल के जेल से अब देखिए क्या है कि इनमें जो बात समझने और समझाने वाली जो हमें याद रखने की चीज़ है, वो आजम खान के बारे में नहीं पूछा जाएगा। वो पूछा जाएगा कि जो ये असेंबली से अब ये बाहर हो रहे हैं तो डिसक्वालीफाइड हुए हैं, तो डिसक्वालीफाइड होने की चीज़ें किस तरीके से क्या हो सकती हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत पर्सन को 2 या 2 से अधिक साल की सज़ा मिलने पर डिसक्वालीफाई किया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या था, पहले फ्लॉज क्या था, सजा मिलने पर 90 दिन का समय अपील करने के लिए दिया जाता था। इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब नल एंड वॉइड कर दिया गया है। अब तुरंत ही इमीडिएट लेवल पे डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। और जो है अगर संविधान के तहत देखा जाए तो कैसे कैसे, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैं तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, अनसाउंडेड माइंड अगर डिक्लेयर किए गए हैं कोर्ट के द्वारा तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है या फिर वॉलंटरी लेवल पर एक्वायर्ड किए हैं तो वो जो है डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और अगर देखा जाए एक पॉइंट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत, अगर वो गिल्टी पाए जाएं अगर किसी इलेक्शन में, अगर करप्शन में, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि अब इन इसके तहत वो डिसक्वालीफाई किए जाएंगे। अब देखिए, ये जो 90 दिन का लूप होल था, इसके ख़त्म होने के बाद से लगभग 5,000, आप ये नंबर काउंट करिए, नोट करिए, आप समझिए इस बारे में कि लगभग 5,000 MP MLA MLC डिसक्वालीफाइड हो गए 90 दिन के पीरियड को हटाते ही। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छी, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लैंडमार्क की जजमेंट आई है कि अब ऐसा भी जो जो 90 दिन का ये दिया जा रहा था अपील करने का समय, वो ख़त्म कर दिया गया है। अगर आपके ऊपर इस तरीके कोई चार्ज लगता है तो आप इमीडिएटली डिसक्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, डिसक्वालिफिकेशन से जो भी रिलेटेड है इन्हीं से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। फ्रेंड, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो टीबी को लेके है और WHO की रिपोर्ट को लेके है। तो WHO के रिपोर्ट आई है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। तो इसे जो है फिर जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि 21.4 लाख टीबी केसेज नोटिफाइड किए गए हैं इंडिया में 2021 में। अब देखिए, 2021 में देखा जाए तो 1 लाख व्यक्ति पे 210 टीबी रोगी थे, और 2015 में देखा जाए 1 लाख लोगों पे तो 256 टीबी रोगी थे। अगर देखा जाए तो 18% डिक्लाइन हुआ है, टीबी के जो पेशेंट हैं इनमें 18% का डिक्लाइन हुआ है। और ग्लोबल लेवल पे ओनली एंड ओनली 11% का ग्लोबल डिक्लाइन हुआ है। और अगर बात करें इंसिडेंट के अकॉर्डिंग तो 36वें रैंक पर हैं हम लोग। और देखिए, कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो हमारा जो डिक्लाइन का रेट है वो बढ़ रहा है, 18% का डिक्लाइन रेट है हमारा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग 2030 तक टीबी को ख़त्म करना है, ये टारगेट लिया गया है। और जो है इंडिया ने टीबी मुक्त अभियान के तहत 2025 तक 2025 तक टीबी को ख़त्म करने की बात कही है। अब यहीं से बात उठी है तो वर्ल्ड टीबी डे भी याद कर लेते हैं। वर्ल्ड टीबी डे हमारा 24 मार्च को है। अब देखिए, अब टीबी की बात करते हैं। टीबी एक तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। कॉमनली लंग्स में होता है, बॉडी के अदर पार्ट में भी हो सकता है। ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल है, इसका 6 मंथ का कोर्स होता है। आप अगर कोर्स अच्छे से कर लेते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। ट्रांसमिशन कैसे होता है, पर्सन टू पर्सन हो सकता है। अब पर्सन टू पर्सन कैसे होता है, स्नीजिंग से, स्पिटिंग से, कफ, टीबी जम्स, इन सभी से हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टीबी के जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या हैं। चेस्ट पेन होना ये है, वीकनेस है, वेट लॉस होना, फीवर है, नाइट स्वेट्स है, रात को पसीना आना, और कफ के साथ ब्लड का आना, ये सारे सिम्टम्स हैं। और आपको खांसी बहुत आएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को आप समझना होगा। और ये जो कॉमन सिम्टम्स हैं इसके आधार पे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, तो जी हाँ, वैक्सीन अवेलेबल है। BCG का टीका लगता है टीबी के लिए, बैसिली कैलमेटे ग्योरेन, ध्यान रखेंगे। और जो टीबी मुक्त अभियान इनिशिएटिव लिया गया, ये किसके द्वारा लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और जो वैक्सीन खोजी गई थी ये किसके द्वारा खोजी गई है, तो रॉबर्ट कोच के द्वारा ये वैक्सीन खोजी गई है। तो सारे पॉइंट्स जो टीबी से रिलेटेड है, अब हमने टीबी जो रिपोर्ट आई उससे लेके हमने सारे के सारे पॉइंट्स आपने देख लिए। तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, तो आप नोट करते रहिए। देखिए, आपके एग्जाम में कब कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आपको भी समझ में जब आप समझ रहे हैं तो आप लिखते जाएँ। थोड़ा सा आप नोट्स अगर
हल्का सा नोट्स प्रिपेयर करते रहें। नोट्स इन द सेंस कि जैसे हमने एक पेज ले लिया और उसी पेज में हम जो जो भी पॉइंट हमें न्यू लग रहे हैं वो पॉइंट्स हम लिखते चले गए डेली बेसिस पे, तो हमारा एक नोट्स तैयार हो गया। बस उतना ही हमारे लिए सफिशियंट होगा। तो हमें समझना जरूरी है कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी करती रहनी है। फ्रेंड, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो पुलिस को लेके है और मोदी जी के द्वारा कुछ कहा गया है, ये आप समझिए। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म इज आइडियल, ये मोदी जी के द्वारा कहा गया है। तो देखिए, अब ये चीज़ें कह तो दिया गया कि एक यूनिफॉर्म हर स्टेट के लिए ऑल ओवर इंडिया, मतलब सारे स्टेट के लिए एक ही यूनिफॉर्म एक रखा जाए, तो उससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी आएगी। देखिए, अब इससे समस्या क्या होता है कि स्टेट जो है सब्जेक्ट है क्या हमारा पुलिस, जो हमारा पुलिस है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। और कहीं ना कहीं जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो देखते हैं। यूनिफॉर्म का मास प्रोडक्शन हो सकेगा और जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सकेगी और इंक्रीज हो सकेगी, ईजिली अवेलेबल हो सकेगी, स्केल अच्छी हो सकेगी, ये सारी चीज़ें हैं। यूनिक आइडेंटिटी बन पाएगी ये, और जो यूनिफॉर्मिटी है वो आएगी। जैसे कि हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड आया था, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज आया था, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड आया था। तो इस तरीके से कहा गया कि वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म को भी लाया जाए। अब देखिए इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। जब ये पुलिस जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है कि जो यूनिक आइडेंटिटी है, जो देखा जाए जम्मू कश्मीर के पुलिस की यूनिक आइडेंटिटी है, कोलकाता जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है, जहाँ अगर देखा जाए गोवा, तो हर राज्य के पुलिस की एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, वो कम हो जाएगी। बट इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो भी आप देख लिए। तो किसी भी टॉपिक को हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को लेके चलते हैं और समझते हैं। देखिए आगे इस पे और पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि मैं थोप नहीं रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि इस तरीके का चीज़ किया जा सकता है। और देखिए आने वाले दिनों में इस पर कुछ ना कुछ आगे की कार्रवाई तो होगी ही होगी। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो वुमन के रिप्रेजेंटेशन को लेके है, जो पार्लियामेंट में वुमन का रिप्रेजेंटेशन है। बात करें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के, तो इसके तहत लोकसभा में 14.44% महिलाओं का पार्टिसिपेशन रहा है। और इलेक्शन कमीशन के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अक्टूबर 2021 तक ओनली 10.5% ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी दयनीय और ख़राब स्थिति है। और बात करें एमएलएज की, तो एमएलएज में 9% ओनली वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखिए रीजन क्या है इसका, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, सबसे बड़ा रीजन है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कि बाहर का काम केवल पुरुष कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती। आप नेपाल चले जाइए या फिर और किसी अदर कंट्री में जाके देखिए, थाईलैंड वगैरह, तो आपको दिखेगा कि हर शॉप पे कोई ना कोई एक महिला जो है काम कर रही है। इट मीन्स कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है इसे हमें ख़त्म करना होगा या हमें इसे चेंज करना होगा। और अगर देखा जाए कंपटीशन के लेवल, तो ऐसा जो पॉलिटिशियंस हैं उनका एक माइंडसेट होता है कि महिलाएं जो हैं, वुमेन जो हैं, वो कॉम्पिटिट पुरुष की तुलना में सही से नहीं कर पाती हैं। और लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, महिलाओं के पास इस तरीके की एजुकेशन थोड़ी सी कम होती है, या फिर वो एक तरीके से देखा जाए तो इसे कहा जाता है कि पॉलिटिक्स अच्छे लोगों के लिए नहीं है, ऐसा इस तरीके से कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स आते हैं, जो पॉलिटिकल एजुकेशन है वो लोग लेने से भी बचते हैं और इंटरेस्ट भी नहीं होता है। एंड वर्क और फैमिली की बात करें, तो जब वर्क एंड फैमिली का प्रेशर होता है तो इसके लिए जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व और अच्छा नहीं हो पाता है। और हिट रेट कमेंट्स सबसे बड़ी चीज़ है अपने यहाँ। आप देख सकते हैं जब भी आप लोकसभा का जब आप देखेंगे जो भी बैठक होती है तो कैसे क्या होता है, इस तरीके के हिट रेट कमेंट्स और जो है गाली गलौज से बातें, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक अनफेयरली इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। तो इससे क्या है कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम देखा जाता है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें सुधार कैसे होता है और क्या इसके लिए किया जाता है। जो फ्रेंड्स हमारा अगला आर्टिकल है वो क्रॉप के इंश्योरेंस को लेके है। टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, एक ऐसी स्कीम लाया गई जिससे क्रॉप के इंश्योरेंस के लिए बात की जाएगी। ये CS मूर्ति जी के द्वारा उन्हीं के अंडर में 2 कमेटी बनाई गई, जिसमें कहा गया कि मौसम का जो डेटा है उसके बुनियादी ढांचे के मानकीकरण और सुधार के लिए कार्य किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो मौसम के आधार पे जो स्टैंडर्डाइजेशन है और सारे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है चीज़ों को, कि कैसे खेती की जाए और जिससे लॉस कम से कम हो सकेगा। और दूसरा है प्रौद्योगिकी आधारित फसल उपज अनुमान के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए किया गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारी खेती है और उसके में जो लॉस होता है उस लॉस को कहीं ना कहीं हम कम कर सकें, इन चीज़ों के लिए CS मूर्ति जी के द्वारा 2 कमेटी बनाई गई है। और जो स्कीम है वो टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है।
तो साथियों, ये थे हमारे आज के सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। और लास्ट में जैसा कि हम या तो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं या तो किसी एक टॉपिक को, जो भी हमारे एक तरीके से स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है, उसको पकड़ के हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। तो जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप से ये बना है वर्ल्ड बैंक, तो ये कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में जानकारी रखेंगे। और इसमें इंडिया किसका भाग नहीं है। तो जो 5 बॉडीज हैं पहले वर्ल्ड बैंक की, वो समझते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। और अगला है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। और तीसरा जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC। और चौथा जो है वो है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA, मिगा। और जो पांचवा है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID। अब देखिए, ये सारे जो हैं पांचों को मिला के वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ है। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि यही बॉडीज हैं जिससे वर्ल्ड बैंक चल रही है। तो इसमें इंडिया किस बॉडी का मेंबर नहीं है? तो जो ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इसका इंडिया जो है मेंबर नहीं है, या बॉडी इसका नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। और अगला एक एजेंसी है जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, वो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, NIA। जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और ये जो एजेंसी बनाई गई टेरर अटैक 2008 के बाद बनाई गई, ध्यान रखिएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में वर्क करती है। और हेडक्वार्टर जो कि मैंने मुंबई बताया, तो हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और जो इसकी ब्रांचेस हैं वो अभी हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई, इम्फाल, इन सारे जगहों पे ब्रांचेस हैं। और यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री जो अमित शाह के द्वारा चलाई जा रही है, उन्होंने कहा है कि 2024 तक हर स्टेट में NIA का ऑफिस होगा। देखिए, NIA के ऑफिस के होने से बेनिफिट क्या है? जो भी टेरर अगर देखा जाए तो जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि एक टेररिस्ट को पकड़ने की समस्या आती है। तो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है कि उस टेररिस्ट के जो भी, जिस मान लीजिए अगर यूपी की बात करें, तो यूपी में अगर एक सेंटर है हमारे पास, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि उसके जो भी प्रॉपर्टी है उसे तुरंत ही लेवल पे जब्त किया जा सकेगा। और सारी की सारी जो वर्क हैं वो आसानी से किए जा सकेंगे। जो बर्डन है एक तरीके से सेंट्रल लेवल पे, वो नहीं होगा। और सारे स्टेट में बना देने से थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेटिंग के करने के लिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। जहाँ तक मैंने प्रयास किया कि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ऐसी कोई क्लास है। और आपको अगर ऐसा कुछ लगता है जो मुझे ऐड करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मैं और किन चीज़ों पे वीडियो बना सकता हूं। तो आपकी ज़रूरतों के अनुसार मैं और वीडियोज़ लाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।